देखिए, हम जानते हैं कि पिछले 1000 वर्ष में हमारा भारतवर्ष वो धीरे धीरे तुर्कों के कब्जे में आ गया। शुरुआत हुई गांधार से, जिसको आज हम कहते हैं अफगानिस्तान। वो गांधार था, गांधारी वहां से आए थे, वो हमारे ही सिविलाइजेशन का एक हिस्सा था, नॉर्दर्न हिस्सा। वहां पे आपको हिंदू बुद्धिस्ट सब अवशेष मिलेंगे। वहां के जो लोग थे उनका वही धर्म था, हिंदुइज्म बुद्धिज्म, वो सब वो हमारे लोग थे। तो शुरुआत हुई गांधार से, वहां पे सबसे पहले तुर्कों ने राज किया, और फिर वहां पे घोरी गजनी है वो सब बैठे, फिर धीरे धीरे 500 साल लगे, फिर बाकी भारतवर्ष में उन्होंने राज किया। ठीक है, तो जब तुर्क शुरुआत में भारत आने लगे तो उनका ध्येय ये था कि नंबर 1 लूटे, क्योंकि भारत में हर जगह सोना और सब कुछ था। भारत में लाखों मंदिर थे हर जगह, और हर मंदिर में सोना होता था बहुत सारा, क्योंकि लोग डोनेट करते हैं। ठीक है, सोने इसकी इस पर्टिकुलर बात के क्या एविडेंसेस मिलते हैं? क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि भारत के हर मंदिरों में इतना सोना था, तभी आतंकी आते थे। कईयों मैंने ये भी कहीं पढ़ा कि दीवारों के अंदर भी एज अ डेकोर सोना और डायमंड्स लगा दिया जाता था। इसका हमारे पास कहीं एविडेंस है? देखिए, एविडेंस 2-3 आई कैन गिव यू। पहली बात, जब गौरी गजनी जिसने सोमनाथ को तोड़ा लगभग 1000 वर्ष पहले, उसने सोमनाथ को तोड़ा, और उसने उसका जो क्रॉनिकलर था, जो हिस्टोरियन था उसने लिखा कि इतना सोना उन्होंने लिया सोमनाथ से कि 3 या 4 वर्ष तक उसको टैक्स नहीं लगाना पड़ा अपने लोगों को पूरे देश में। तो बहुत बहुत सोना सोमनाथ से निकला। ओके, और वो हजारों वर्ष पुराना सोना था जो वहां पे एक्यूमुलेट हुआ था। तो सोमनाथ ऑब्वियसली बहुत बड़ा मंदिर है, अब बहुत ही महान मंदिर है, तो वहां से बहुत सोना निकलेगा। अभी सदर्न इंडिया में, केरला में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, मंदिर है, वहां पे ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड इज स्टोर्ड देयर। 3 ट्रिलियन डॉलर्स, नॉट रुपीज, डॉलर्स। वो एक टेम्पल में है। ऐसे टेम्पल्स हर जगह होते थे, लेकिन बाकी सारे टेम्पल्स को लूट लिया गया है, या तो तुर्कों ने लूटा या फिर ब्रिटिश ने लूटा। लेकिन पद्मनाभ स्वामी टेम्पल्स कैसे तो बच गया है वो। वहां का जो रॉयल फैमिली है, दे हैव टू बी थैंक्ड फॉर दिस, कि हमारे पूर्वजों ने जो डोनेट किया वहां पे, उसको लूटने नहीं दिया। सो इट इज स्टिल सेफ, थैंकफुली। तो ये एक रैंडम टेम्पल है, रैंडम तो नहीं है, बहुत महान टेम्पल है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्परेज इट, लेकिन वन टेम्पल इन इंडिया हैज दिस मच वेल्थ, 3 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड। तो ऐसे टेम्पल्स हर जगह थे भारत में, वी नो दैट। सारे के सारे टूटे फूटे मिलते हैं। तो इंडिया वाज सो वेल्दी। लोगों के पास इतना सोना कैसे था? ये उनकी करेंसी थी। देखिए, हम यहाँ पे 70,000 वर्ष जी रहे हैं, हमारे पूर्वज, और 70,000 वर्ष से हम माइनिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। रोम के साथ हम ट्रेड करते थे। रोमन एम्पायर लगभग 2000 वर्ष पुराना है, ठीक है, और हमारे पूर्वज उस एम्पायर से ट्रेड करते थे। मेनली हमारे जो ट्रेडिंग सेंटर थे वो वेस्टर्न इंडिया में था, सौराष्ट्र में एक्सेट्रा। जो महाक्षत्रप थे भारत के, जो स्कीथियंस के डिसेंडेंट थे, वो वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात में राज करते थे, और दे यूज्ड टू बी ट्रेडिंग विद रोम। बाकी ऑब्वियसली पूरे सब कॉन्टिनेंट से ट्रेडर्स आते थे, लेकिन उन पोर्ट से जाते थे। तो हम क्या उनको बेचते थे रोमन्स को? स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, लग्जरी हाई एंड आइटम्स, उस समय की मखमल का कपड़ा, जी जी जी, दुनिया भर की हाई एंड चीजें। और रोमन्स उसके एक्सचेंज में क्या देते थे हमें? गोल्ड। हम इजिप्ट से ट्रेड करते थे, हम मेसोपोटामिया और इन सब सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे। 3000 वर्ष पहले उड़ीसा के ट्रेडर्स साउथ ईस्ट एशिया गए, उन्होंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को हिंदुआइज कर दिया धीरे धीरे। तो हम इतना पुराना सिविलाइजेशन है हमारा कि इतना सारा गोल्ड अक्यूमुलेट हो सकता है। ऑलराइट, बट गोल्ड प्रेडोमिनेंटली, मतलब ज्यादातर गोल्ड जो है सोना बाहर से आया है? नहीं, लगभग वी नॉट एग्जैक्टली श्योर कितना परसेंटेज कहाँ से आया है। हम जानते हैं, अगर आप पद्मनाभ स्वामी टेम्पल देखेंगे, वहां पे कुछ वोल्ट्स को खोला गया है और उसका हिसाब किया गया है, तो वहां पे बहुत सारे कॉइन्स 2000 वर्ष से पुराने हैं। कुछ कॉइन्स तो ग्रीक कॉइन्स और पता नहीं कहाँ के कॉइन्स है, मतलब वहां के लोग यहाँ पे आए और डोनेट किया। तो कुछ डोनेशंस के थ्रू आया है, कुछ ट्रेड के थ्रू आया है, एंड सो मच मोर। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है वो पावरफुल नहीं, वो सब जला दिए गए। लगभग 1000 वर्ष पहले हमारी सारी यूनिवर्सिटीज जला दी गई। नालंदा, तक्षशिला, तिलहारा, उदंतपुरी, शारदापीठ, विक्रमशिला, आपको आई कैन गो ऑन। We had universities across the subcontinent. But because I think मुझे इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं, जैसे आई थिंक 18th सेंचुरी में जब टीबी मैकुलर की मिनट्स ऑफ स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट इवन फाउंड अ सिंगल बेगर
हाँ, राइट। आई थिंक वो काफी लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब, तो वहां से मेरे मन में भी था कि जब एक इंग्लिश ऑफिसर कह रहा है कि भारत में कोई भिखारी ही नहीं है, तो इसका मतलब सब ठीक हुए, सबके पास घर हुआ। तो फिर मुझे ऐसा ही फील हुआ कि शायद हमारे पास सोना इतना था कि कईयों, तो मैंने ये भी कहीं सुना कि दरवाजों पे ताला भी नहीं लगाते थे कि चोरी नहीं होती थी। विजयनगर एम्पायर में कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, था ही नहीं। नहीं। वाह। और ये तो काफी रीसेंट चीज है, विजयनगर कुछ 300-400 साल पहले उसको नष्ट किया गया। तो इतना महान इतिहास है हमारा, और आज कोई जानता नहीं है इसके बारे में, हम पढ़ाते नहीं इसके बारे में। सोचिए, ये सिचुएशन था हमारा। थोड़ा सा गोल्ड पे और बात करें। जी बोलिए ना। गोल्ड क्यों, गोल्ड इतनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। हाँ आज आप देख रहे हैं गोल्ड, सिल्वर। जी। आई थिंक इस साल तो सिल्वर 140% राइज। सिल्वर इज द थिंग राइट नाउ, हॉट थिंग है ना, हॉट थिंग। हाँ, यस। सो गोल्ड आया कहाँ से जी? व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है, वाइल्ड थॉट क्या है? गोल्ड का ओरिजिन क्या है? हाँ, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, न्यूट्रॉन स्टार मर्जर्स। गोल्ड एक हेवी एलिमेंट है। सबसे हेवी एलिमेंट स्टार क्या बना सकता है? आयरन। देखिए, स्टार में क्या होता है, सन में फ्यूजन होता है। अगर आप सन को देखोगे, देखिए मत, आंखें खराब हो जाएगी, लेकिन सन में क्या होता है कि हाइड्रोजन, सन का मास इतना है ना कि उस ग्रेविटेशनल कंप्रेशन से इतना कंप्रेशन होता है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई, और उससे बहुत सारा प्रकाश या एनर्जी उत्पन्न होती है। और एक प्रकाश का फोटोन वहां से निकलता है ना सन के अंदर से, उसको लगभग 1 से 5 लाख वर्ष लगते हैं बाहर निकलने को। अंदर ही अंदर वो घूमता रहता है until it is able to come out. 5 लाख years maybe 1 to 5 लाख years. ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन से इनटू हीलियम से ये एनर्जी बनती है। फिर हीलियम को फ्यूज करना होगा जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। फिर आपको हेवियर एंड हेवियर एलिमेंट्स को फ्यूज करने पड़ेंगे सन के अंदर, स्टार के अंदर, एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। इवेंचुअली क्या होता है कि आपने सारा हाइड्रोजन खत्म कर दिया, हीलियम खत्म कर दिया, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब कुछ खत्म हो गया, कार्बन हो गया खत्म। फिर इवेंचुअली द स्टार विल स्टार्ट फ्यूजिंग न्यूक्लियाई इनटू आयरन न्यूक्लियाई। अभी आयरन का प्रोडक्शन जब होता है ना, तो इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी देन इट आउटपुट्स एनर्जी, एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टार। इट्स अ डेथ सेंटेंस। तो सबसे हेवी एलिमेंट स्टार क्या बनाता है? आयरन। लेकिन जब सुपरनोवा होता है स्टार, हमारा सन कभी सुपरनोवा नहीं होगा क्योंकि उसका इट इज बिलो द चंद्रशेखर लिमिट, लेकिन बिगर स्टार्स, लार्जर स्टार्स, दे गो सुपरनोवा। और सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन होता है, उसका जो कंप्रेशन फोर्स होता है, इट कैन क्रिएट इवन हेवियर एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, यूरेनियम एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारे खून में अगर आयरन है, हीमोग्लोबिन, इट कम्स फ्रॉम द डेथ ऑफ स्टार्स। ओके। और जो हमारा सोना है इतना रेयर क्यों है? क्योंकि ये बहुत रेयर प्रोसेस से बनता है। ओके। तो हमारे सोलर सिस्टम में लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ गोल्ड ही मिलेगा आपको। राइट। अब थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट से समझें, मेटल्स तो सारे हैं, ये तो चलो प्रोसेस है। हाँ जी। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक्स फॉर टेलिंग दैट अक्रॉस, पुटिंग इट अक्रॉस। तो मेटल्स इतने सारे हैं, बट ट्रेडिंग के वाइज अगर हम सोचें भारत में या पूरी दुनिया में, गोल्ड ऐसे बाकी भी तो मेटल्स हैं, पर जो सोना है उसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों बढ़ी? क्योंकि वो इतना रेयर है, और पूरे विश्व में एक लिमिटेड क्वांटिटी ही है सोने की, और उसको ढूंढने में बहुत समय जाता है, और बहुत कम जगह पे मिलता है सोना। कहाँ मिलता है दुनिया में? कुछ माइंस होते हैं। भारत में कहाँ सोने का माइंस, आई एम नॉट श्योर, मुझे अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन सोने के माइंस बहुत रेयर होते हैं, और सोना बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में मिलता है, और बहुत ही प्रिटी है, बहुत दिखने में अच्छा है। सो आई थिंक हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों में ये समझ लिया कि सोना एक ऐसी चीज है जो इतनी रेयर है, तो वी कैन असाइन अ सर्टेन वैल्यू टू इट, और वो वैल्यू हमेशा रहेगी। आज देखिए सारे सेंट्रल बैंक्स क्या कर रहे हैं, दे आर बाइंग गोल्ड, बिकॉज गोल्ड इज द लॉन्ग टर्म स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये हमारे पूर्वज, बिकॉज ऑफ देयर विजडम और व्हाटएवर, ये बहुत हजारों वर्ष पहले समझ गए थे, एंड दे स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग गोल्ड। क्योंकि गोल्ड आपके पास है तो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर समथिंग ऑफ रियल वैल्यू, राइट, इन द राइट क्वांटिटीज एंड ऑल। राइट। अब उस स्टोरी पे आते हैं जो बता रहे थे कि फ्रांस में काली माता की पूजा। हाँ जी, हाँ। सो हम, हाँ, तो तुर्कों की हम बात कर रहे थे। हाँ। तो तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किए बहुत सारे। इनिशियली उनका ध्येय था कि भारत से सोना खींचे, मंदिर तोड़े, सोना निकाले, और दूसरा स्लेव्स क्या बोलते हैं हिंदी में स्लेव्स को? गुलाम। तो किस प्रकार के गुलाम चाहिए थे उनको? एक तो मेल्स जो स्किल्ड आर्टिजन्स है, या तो आर्किटेक्ट्स है, या तो स्टोन कार्विंग करते हैं, या फिर इंजीनियर्स है, एटसेट्रा।
ऐसे मेल्स चाहिए थे उनको। दूसरा उनको चाहिए थे विमेन एंड चिल्ड्रन। अब उसके बारे में वी अंडरस्टैंड व्हाई, सो वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट। तो उन्होंने बहुत स्लेव्स भारत से निकाले और सेंट्रल एशिया लेके गए, और उनको क्रॉस करना पड़ता था अ बंच ऑफ माउंटेन्स। वहां पे वो माउंटेन्स बहुत ऊंचे हैं, और हमारे जो लोग हैं हिंदू इंडियन लोग, वो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, वी आर नॉट यूज्ड टू द कोल्ड, तो बहुत इंडियंस वहां मारे गए। तो इसलिए उन माउंटेन्स का नाम रखा तुर्कों ने हिंदू कुश, द किलर ऑफ हिंदूज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज। ओके। तो भारत से स्लेव्स को लेके जाते थे, और जो सरवाइव करते थे उनको समरकंद और बुखारा के स्लेव मार्केट्स में बेचा जाता था। तो इवेंचुअली क्या हुआ होगा, ये थियरी है, हमारे पास 100% एविडेंस नहीं है। थियरी ये है कि मे बी दे टुक टू मेनी स्लेव्स, सरप्लस हो गया, और वो अपने देश में उनका खून नहीं करना चाहते थे, और वो भारत वापस भेजना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा आप जाओ वेस्ट, गेट लॉस्ट, डोंट कम बैक। तो मे बी ये जो लोग थे भारतीय ओरिजिन के, वो धीरे धीरे वेस्टवर्ड्स जाने लगे, इवेंचुअली एंडेड अप इन यूरोप। और उनको यूरोपियंस ने सोचा कि ये तो इजिप्ट से आए होंगे, इजिप्शियंस, जिप्सीज, तब से ये जिप्सी शब्द आया है। और लगभग 1000 वर्ष से दे आर लिविंग इन यूरोप। वो आज भी बहुत बुरी तरह से परसिक्यूटेड लोग हैं, दे आर ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजंस इवन टुडे इन यूरोप। कुछ जगहों में यूरोप में थोड़ा उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिला है, मे बी स्पेन, मे बी सम पार्ट्स ऑफ फ्रांस, कुछ जगह में आज भी बहुत परसिक्यूशन है उनको। तो फ्रांस में एक जगह है, सिटी का नाम मुझे याद नहीं है, सिटी नहीं टाउन है, वहां पर जिप्सीज जनरली क्या होते हैं, दे आर म्यूजिशियंस और दे आर स्पोर्ट्स पीपल और दे आर आर्टिस्ट्स। बहुत सारे फेमस लोग हैं जो बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, दे आर जिप्सीज। चार्ली चैपलिन, ओके, बहुत सारे फुटबॉलर्स हैं जो जिप्सी ओरिजिन के। आई एम नॉट श्योर द ऑडियंस विल नो अबाउट देम, राइट। सो जिप्सी लोगों ने यूरोपियन कल्चर को बहुत एनरिच किया है। अगर हम स्पेन के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि स्पेन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, कल्चरल एक्सपोर्ट, फ्लामेंको डांस एंड फ्लामेंको म्यूजिक। दिस इज जिप्सी डांस एंड जिप्सी म्यूजिक, इट्स नॉट स्पेनिश। ये जिप्सी डांस है और जिप्सी म्यूजिक है, ठीक है। और एक और चीज है जिसको बोलते हैं जिप्सी जैज, जो गिटार प्ले करता है जनरली, वो भी जिप्सी लोगों ने इन्वेंट किया है। तो फ्रांस में एक कोस्टल सिटी है नियर द कोट d'Azur, आई थिंक द फ्रेंच रिवियरा, उस जगह पे वहां पर एक चर्च है जो जिप्सी लोग वहां पे पूजा करते हैं। वहां पर एक वर्जिन मैरी का स्टैचू है जिसे कहते हैं काली सारा, ओके। उनका डार्क स्किन है, वहां पर पूजा करते हैं क्रिश्चियन तरीके से, और साल में एक बार वो स्टैचू को, वो मूर्ति को लेके आ जाते हैं वो चर्च से बाहर, और समुद्र तक जाकर उसको थोड़ा डुबाते हैं और फिर वापस लेके जाते हैं। तो साल में एक बार समुद्र मंथन, समुद्र में उसको डुबाते हैं, जस्ट लाइक यू डू विद देवी काली के स्टैचूज। तो उन्होंने किसी भी प्रकार से, इवन दो दे आर नाउ कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, वो कैसे भी करके अपने पुराने जो संस्कार है उनको जीवित रखा है उन्होंने।